नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे ग्रीस, ये जानकारी है। ग्रीस के प्रधान, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से वो मुलाकात भी करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि ग्रीस में रह रहे भारतीयों से भी यहां पीएम मोदी मिलने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं, जहां ग्रीस जाएंगे और वहां पर ग्रीस के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। ग्रीस में रह रहे लोगों के साथ भी वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करते नजर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि उनका आज का क्या कुछ दौरा रहने वाला है, अब इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रीस आज वो पहुंचने वाले हैं, जहां पर ग्रीस के प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करेंगे। ग्रीस में रह रहे भारतीयों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। ये भी बड़ी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो यहाँ पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहाँ पर ग्रीस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, आज ग्रीस जाएंगे, क्या कुछ रहने वाला है आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? बिल्कुल, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि आपने देखा कि हाल ही में वो साउथ अफ्रीका के दौरे करते हैं और बताया जा रहा है कि 40 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी, यानी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी 40 साल के बाद। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये यात्रा उस समय हो रही है जब ग्रीस के पड़ोसी तुर्की के साथ कहीं ना कहीं भारत में थोड़ी बहुत कड़वाहट जरूर आई है। तो निश्चित रूप से ग्रीस का दौरा प्रधानमंत्री काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो लोग ग्रीस में भारत के जो लोग रहते हैं उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रीस यात्रा के दौरान उनके समकक्ष जो किरियाकोस मितासोकिस के निमंत्रण पर चुकी ये यात्रा प्रधानमंत्री की हो रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताकिस के साथ बातचीत कर रिश्ते को और गहरा करने पर कहीं ना कहीं दोनों देशों के तरीकों पर कहीं ना कहीं चर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ साथ भारतीय समुदाय से भी प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रीस का माना जा रहा है। बिल्कुल, संबंध को और गहरा यहाँ पर किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि इससे पहले दक्षिणी अफ्रीका में जहां पर वो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान। और पीयूष, ऐसे में ग्रीस वो पहुंचेंगे, कौन कौन सी ऐसी बातचीत हो सकती है दोनों ही प्रधानमंत्री, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री के बीच? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री और ग्रीस के प्रधानमंत्री के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है, जिसमें निवेश की बात करें, शिपिंग की बात करें, आवर्जन की बात करें, संस्कृति और रक्षा सहयोग सहित कई मुद्दे हैं जिस पर कहीं न कहीं दोनों ही देश ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे बड़ी बात यही कोशिश की जा रही है कि दोनों के जो संबंध है और पहले से ज्यादा बेहतर किस तरीके से हो सके, इसको लेकर कहीं न कहीं चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही भारतीय निवेशकों के लिए गेटवे शुरू करने के लिए बंदरगाह और हवाई अड्डे और लॉजिस्टिक हब जो है वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी, कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। प्रधानमंत्री क्योंकि वहां पे पहुंचेंगे, तमाम जो भारतीय प्रवासी वहां पे रहते हैं उनसे भी मुलाकात होगी। तो काफी महत्वपूर्ण जो इस यात्रा के दौरान जो समझौते हैं वो भी होंगे। इसके साथ ही जो संबंध है वो किस तरीके से बेहतर किए जा सके, इसको लेकर चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री इस दौरान संबोधन भी कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भी वहां पे कहीं ना कहीं ग्रीस में पूरी तैयारी कर ली गई। ठीक है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आप बने रहिएगा पीयूष, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां मणिपुर सीएम की गृह मंत्री से मुलाकात। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की है। मणिपुर के हालात से गृह मंत्री को अवगत कराया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, हालांकि फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं इससे अवगत कराया गया है गृह मंत्री अमित शाह को। हालांकि इस दौरान आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे थे। तो मणिपुर में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, सरकार की तरफ से अब क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा भी यहाँ गृह मंत्री अमित शाह के साथ की गई है। उनको ये बताया गया है कि फिलहाल क्या कुछ हालात मणिपुर में बने हुए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहे थे।
तो यहाँ पर मणिपुर के सीएम की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है और इस दौरान अवगत कराया गया है कि मणिपुर में फिलहाल क्या कुछ हालात हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंच चुके हैं, मणिपुर के हालात का जायजा ले चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार मणिपुर को लेकर हमलावर रहा, जब से 2 महिलाओं की जो वीडियो है वो वायरल हुई। हालांकि आपको बता दें कि इस वीडियो के सामने आने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि जो भी इसका दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है, काम कर रही है। अब इसी बीच क्या कुछ हालात मणिपुर में फिलहाल बने हुए हैं, इससे अवगत गृह मंत्री अमित शाह को कराया गया है। पीयूष लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, सीएम बीरेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की और इस दौरान अवगत कराया गया कि क्या सिचुएशन फिलहाल मणिपुर में बनी हुई है, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो खासतौर पे अगर हम मणिपुर सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय की बात करें, दोनों के लिए बड़ी चुनौती है कि जो शांति व्यवस्था धीरे धीरे कहीं न कहीं वहाँ पे बन रही है, या यूं कहें कि ज्यादातर हिस्सों में शांति व्यवस्था वहाँ पे बहाल की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि शांति व्यवस्था को बरकरार किस तरीके से मणिपुर में किया जा सके, क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले हमने देखा किस तरीके से कई जगहों से हिंसा की खबरें आई थी और विपक्ष लगातार सदन की कार्रवाई के दौरान भी सरकार पर हमला बोल रहा था मणिपुर हिंसा मामले में, और प्रधानमंत्री भी चूंकि इस पर अपना वक्तव्य रख चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कल जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मौजूद रहे। बीरेंद्र सिंह ने मणिपुर राज्य के हालात के बारे में गृह मंत्री को अवगत कराया। चूंकि ये बैठक जो है वो देर रात चली, करीब 12 बजे के आसपास ये बैठक चली और इस बैठक में ये तय किया गया कि किस तरीके से वहाँ पे शांति व्यवस्था को और बेहतर तरीके से किया जा सके और जरूरत अगर पड़े तो केंद्र सरकार की और फोर्सेस को वहां पे भेजा जा सके। तमाम विषयों को लेकर कहीं न कहीं चर्चा हुई है। हालांकि फोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि फिलहाल अभी वहां पे उस तरीके के फोर्सेस की जरूरत अभी फिलहाल नहीं बताई जा रही, क्योंकि वहां की स्थितियां सामान्य हो रही है और जल्द ही जिन इलाकों में इंटरनेट को बैन किया गया है वहां से भी इंटरनेट बैन को हटा लिया जाएगा। तो तमाम विषयों को लेकर कहीं न कहीं कल मणिपुर मामले में चर्चा हुई है। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज मऊ का दौरा रहने वाला है। सुबह 11:30 पर SR प्लाजा बुजेहटी घोसी में कार्यक्रम है। मऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे भूपेंद्र और इसके साथ ही 3 बजे केंद्रीय चुनाव कार्यालय में संगठनात्मक बैठक भी वो करते नजर आएंगे। तो मऊ दौरे पर हैं भूपेंद्र चौधरी, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं इसकी लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर आज मऊ का दौरा है जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को कर लिया गया है। सुबह 11:30 बजे SR प्लाजा बुजेहटी घोसी में कार्यक्रम है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नीलेश, मऊ दौरे पर है भूपेंद्र चौधरी, क्या कुछ कार्यक्रम आज के? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि भूपेंद्र चौधरी का 1 दिवसीय मऊ का दौरा है। अगर हम मऊ की बात करें तो घोसी विधानसभा में उपचुनाव भी होने हैं, इस लिहाज से दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां वो बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में उपचुनाव को कैसे जीता जाए उसका जीत का मंत्र भी देते हुए भूपेंद्र चौधरी नजर आएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें मऊ दौरे की तो कई जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनके साथ वो बैठक करेंगे। बैठक के बाद मऊ में होने वाले उपचुनाव में भारी बहुमत के साथ जीतना चाहती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी भी पूरा दमखम झोंके हुए है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से 40-40 स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी की गई है। दोनों तरफ से 40 ऐसे लोग हैं जिनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी 40 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो घोसी विधानसभा में स्टार प्रचारकों का काम करेंगे। कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को देखें तो मऊ का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और बूथ अध्यक्षों के साथ जब बैठक होगी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही ये मोटिव रहा है कि बूथ को अगर हम मजबूत कर लेते हैं तो चुनाव अपने आप जीत लेंगे। कहीं ना कहीं उसी मंत्र को मजबूत करने के लिए भूपेंद्र चौधरी का ये मऊ का दौरा है। बिल्कुल नीलेश, और ये जरूरी भी हो जाता है, लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव घोसी में हो रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर जीत हासिल करना बीजेपी का पूरा मकसद रहने वाला है। दारा सिंह चौहान जिन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद प्रत्याशी के तौर पर वो बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब ऐसे में उनके लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण ये रहने वाला है।
अब ऐसे में आज क्योंकि भूपेंद्र चौधरी आएंगे, क्या जनसभा का भी कोई कार्यक्रम है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं, उससे ठीक पहले दारा सिंह चौहान की बात करें तो साइकिल पर सवार हो जाते हैं और घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और वो जीत भी जाते हैं। उसके कुछ ही महीने बाद वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आते हैं, जिसके बाद वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मऊ की घोसी विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो पिछले 2 पंचवर्षीयों से अगर हम देखें तो हमेशा से वहाँ उपचुनाव होते आए हैं। इससे पहले 2019 में फागू चौहान वहाँ से विधायक थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यपाल बनाया था, जिसके बाद वहाँ उपचुनाव हुए। और 2022 में फिर एक बार वही स्थितियां हैं जब दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया और वहाँ एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि इस बार फिर से दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है, उससे ठीक पहले मऊ में विधानसभा का उपचुनाव है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही अपना दमखम दिखाना चाहती हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती है कि घोसी में होने वाले उपचुनाव को जीतकर जनता को एक संदेश दिया जाए कि ताकि लोकसभा का जब चुनाव उत्तर प्रदेश में हो तो भारी संख्या में उनके जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो जीतकर लोकसभा चुनाव निकलकर सामने आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से अपनी रणनीति को मजबूत करती है ताकि उपचुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, रणनीति हर जगह भारतीय जनता पार्टी की एक समान रहती है कि बूथ को अगर मजबूत करते हैं तो पार्टी का कैंडिडेट अपने आप जो है चुनाव जीत जाएगा। वही रणनीति के तहत भूपेंद्र चौधरी जब आज मऊ में मौजूद रहेंगे तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं, खास तौर पर उनके साथ उनकी जो बैठक है काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बूथ का जो कार्यकर्ता होता है वो अपने अगर बूथ को जिताकर आगे कैंडिडेट को निकालता है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के उम्मीदवार की जीतने की जो उम्मीदें हैं वो 100% बढ़ जाती हैं और उतनी ही पार्टी ताकतवर होती चली जाती है नीलेश, और यही वजह एक तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पद संभाले 1 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान चौधरी ने अपनी कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व को कई बार प्रभावित किया। बीते 1 साल में भूपेंद्र चौधरी का कामकाज का जो रिजल्ट है वो ओरिएंटेड रहा, यानी नतीजा देने वाला रहा। निकाय चुनाव और उपचुनावों में उनकी रणनीति का लोहा सबने माना। जब उनके नेतृत्व में पहली बार बीजेपी को रामपुर की सीट पर जीत मिली, आइए समझते हैं कि इस 1 साल में भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी संगठन को कैसे और ज्यादा मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है, इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी के चौधरी का 1 साल, रामपुर से लेकर निकाय तक कमाल, सरकार और संगठन में मजबूत तालमेल। अब चौधरी नई चुनौती के लिए तैयार। विधानसभा चुनाव के बाद बतौर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बाद जब भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने आया तो बहुतों को ऐसा लगा कि पश्चिमी यूपी के चौधरी की चौधराहट पूरे यूपी में नहीं चलेगी। लेकिन जब भूपेंद्र चौधरी ने रिजल्ट देना शुरू किया तो उन सब की जुबान बंद हो गई जिन्होंने उन्हें हल्के में आंका था। लगभग 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने जो हमारे कार्यक्रम और अभियान पार्टी की तरफ से, केंद्रीय पार्टी की तरफ से आए, उसमें उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर पूरे प्रदेश, देश भर में सबसे अच्छा परिणाम, सबसे बेहतर, मतलब ये कहें कि नंबर 1 पर हम लोग रहे। नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली। पहली बार किसी राजनीतिक दल को इतनी बड़ी सफलता मिली होगी। जो 25 अगस्त 2022 को बीजेपी की कमान संभालने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहला काम किया संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाने का। योगी सरकार के पहले कार्यकाल से उलट इस बार संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल रहा। कहीं भी संगठन और सरकार के बीच टकराव की नौबत ही नहीं आई। पीएम मोदी के 9 सालों के कार्यकाल का प्रचार प्रसार करने में यूपी अव्वल रहा। इसका श्रेय भी भूपेंद्र चौधरी की कार्यशैली को जाता है।
प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली चुनौती रही लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ की सीट, जहां उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को जीत मिली। 2022 के आखिरी में मैनपुरी लोकसभा बीजेपी ने आजम खां के किले को ध्वस्त करते हुए जीत हासिल किया। एक साल के छोटे से कार्यकाल में भूपेंद्र चौधरी ने अपनी कार्यशैली से बताया कि वो यूपी बीजेपी के सफलतम अध्यक्ष होने की कुवत रखते हैं। इनके नेतृत्व में कई और अहम घटनाक्रम भी हुए। इस साल मई में निकाय चुनावों में बीजेपी ने नगर निगमों की 17 सीटों पर क्लीन स्वीप किया, जबकि 88 नगर पालिका और 191 नगर पंचायतों में पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। 2022 के चुनाव में बीजेपी छोड़ सपा में गए दारा सिंह चौहान की वापसी भी भूपेंद्र चौधरी ने कराई। तो वहीं ओपी राजभर को भी एनडीए के साथ लाने में भूपेंद्र चौधरी की भूमिका बड़ी रही। एक साल के कामयाब सफर के बावजूद अभी भूपेंद्र चौधरी के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। पहली बड़ी चुनौती घोसी विधानसभा का उपचुनाव है, जहां बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर दारा सिंह चौहान ताल ठोक रहे हैं। इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती 2024 है, जिसमें मिशन 80 के टारगेट को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी के कंधों पर है। 2014 में बीजेपी ने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 71 सीटें जीती थी, जबकि अपना दल एस को 2 सीटें मिली, यानी एनडीए 73 सीटों पर कामयाब रहा। यूपी में अभी तक के इतिहास में कोई भी 80 की 80 सीटें नहीं जीत पाया है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी के लिए ये बड़ा टास्क है। कुल मिलाकर अब तक के प्रदर्शन से एक बात तो साफ है कि भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकती है, क्योंकि एक साल का कार्यकाल में चौधरी की कामयाबी का प्रतिशत नाकामी से ज्यादा रहा। देखना होगा कि बीजेपी के चौधरी 2024 में अपनी कैसी चौधराहट दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।